हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो अभी जो आप चीज़ समझने वाले हो वो समझने वाले हो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1, जिसमें मैंने 6 स्टेप आपको बहुत क्रिटिकल बताए थे, जिसमें क्या क्या था थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा था कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, और इसमें आपने प्रोजेक्ट के 3 क्रिटिकल जो पॉइंट्स होते हैं उनको समझा था। जैसे डिफाइन यानी कि गोल, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेप्स और उसके बाद सपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 5 क्रिटिकल इंपॉर्टेंस चीज़ों को समझा था आपने, जिसमें आपने समझा था प्लानिंग, जो कि 2 वर्डों पे होती है, व्हाट्स एंड व्हाई। उसके बाद बिगिनिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, हैप्पी एंडिंग। उसके बाद आपने समझा था कि डिफाइनिंग व्हाई ए प्रोजेक्ट इज नेसेसरी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद प्रिपेयरिंग द बिजनेस केस टू जस्टिफिकेशन। उसके बाद आपने समझा था सिक्योरिंग कॉरपोरेट एग्रीमेंट्स एंड फंडिंग। उसके बाद आपने समझा था डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद छठे क्रिटिकल पॉइंट में आपने समझा था लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम। यानी कि लास्ट जब हमने छोड़ा था इस पार्ट को, हमने छोड़ा था कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा हो तो जो टीम होती है आपकी, उसको मोटिवेट करने वाला और उसको डिलीवर करने वाला, जो भी चीज़ें डिलीवर हो रही है, जो लीड करने वाला बंदा होता है वो एक ही होना चाहिए। उसमें मल्टीपल बंदे कभी नहीं होने चाहिए कि भाई मल्टीपल बंदे लीड कर रहे हैं या मल्टीपल बंदे मोटिवेट कर रहे हैं। समझ गया? एक ही लीडर होना चाहिए जिसकी साइड से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन टीम के पास पहुंचे, कंप्लीटली टीम के पास। इसमें किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो और 6 क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन पे बात कर लेते हैं। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या समझाया गया है? पॉइंट नंबर 7 में मैनेजिंग रिस्क, इश्यूज एंड चेंजेस ऑन द प्रोजेक्ट। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया। अब जो स्टार्टअप शुरू किया उसमें आप कुछ ना कुछ तो रखोगे ना, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विसेज होगी, कोई सोल्यूशन हो गया, कुछ तो होगा ना आपके पास। अब आपको ये भी देखना है कि मेरे इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हो, जिसको आप मतलब समझ सकते हो पहले लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आपकी समझ से भी परे होते हैं और आपको इजीली समझ में नहीं आते। जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर देते हो और जब दिक्कतें आती है, जब इश्यूज आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये गलती मुझसे हुई थी। ठीक है, अब जब भी किसी छोटा हो या बड़ा हो प्रोजेक्ट, कोई सा भी हो, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। कोई इश्यूज आ जाए उसको सोल्व करना आना चाहिए, और अगर कोई चेंजेस होना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के साथ आपसे समझाता हूँ। जैसे मान लो भाई आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कोई यूनिट लगाना चाहते हो, और आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो मशीन परचेज कर ली। ठीक है, परचेज करने के बाद अब आप उस पर प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई अचानक उसमें कोई स्पार्किंग हो जाए, कुछ उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए जिससे वो मशीन में आग लग जाए और वो मशीन पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाए, तो उस केसेस में जो रिस्क है ना, उसको कैसे निपट सकते हो आप? भाई आपको तो नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होने वाला। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको पहले इंश्योर करना है। विद एग्जांपल, जैसे मान लो इंश्योरेंस। आपने कोई मशीन लगाई, आपने 2, 3, 4, 5 लाख रुपए की कोई मशीन लगाई, तो उसकी इंश्योरेंस आप पहले ही कराओ, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हुआ तो आप सेफ रहो।
मान लो जो भी नुकसान आपका हुआ, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, या अभी बीच में रुक गया, वो रुक गया, बट इंश्योरेंस कराया हुआ था तो पैसे का लॉस आपका नहीं होगा। या आपने कोई पूरी फाइनली कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कंप्लीट, उसमें 2-3 मशीनों का सेटअप लगाया हुआ है और रेंट पे सब कुछ लिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आपको पता होता है कि भाई ये हो सकती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। जैसे मान लो कोविड। अब कोविड अचानक आया था, किसी को पता नहीं था, ये 3-4 महीने का ही गेम करके गया और बहुत लोगों को डिस्ट्रॉय करके गया, बहुत नए स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय करके गया, बर्बाद करके चला गया, बहुत लोगों का लाखों का नुकसान हुआ कि नहीं, करोड़ों का नुकसान हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको मतलब पता होना चाहिए, या फिर आप उसके लिए भी तैयार रहे कि भाई अगर कोई रिस्क हो जाता है तो हमें कैसे मैनेज करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ बड़ी कंपनीज़ की। देखो, जो बड़ी कंपनीज़ होती है वो लॉसेस झेल सकती है। विद एग्जाम्पल, अगर कोई काफ़ी बड़ी कंपनी है, 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी है, तो वो इतना कैश बर्न रखती है अपने पास कि अगर 50-60 लाख का कोई प्रोजेक्ट उनका बेकार हो भी जाता है तो उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बच्चा जो जैसे तैसे जुगाड़ करके 1-2 लाख से कोई स्टार्टअप शुरू करता है, अगर उसके साथ ये दिक्कत हो जाए, उसका कुछ नुकसान हो जाए और ऑलरेडी उसने पैसा थोड़ा खाना कर्जे पे लगाया हुआ हो, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपके अंदर ये स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि रिस्क को मैनेज कर सको, इस शूज़ को या इसको सोल्व कर सको, और अगर प्लान में कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर सको, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले की चीज़ें समझाई जा रही है आपको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर को बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे चलते हैं। 8 में क्या होता है? मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट अगेंस्ट द प्लान। मतलब आपको क्या करना है? मॉनिटरिंग करनी है, कंप्लीटली प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने जैसा सोचा था, जैसी आपकी अजम्पशंस थी, जो चीज़ आपने सोची वो ठीक वैसा ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉनिटरिंग करते रहिए, जब तक ऐसा चल रहा है वेल एंड गुड है, आप सही डायरेक्शन में हो और सही काम कर रहे हो। लेकिन वहीं पे भी अगर आपके प्लान के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी होती है, प्लान के अगेंस्ट मान लो आपने सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा है, आपने सोचा कुछ और था, आपकी अजम्पशंस कुछ और थी, आपकी डिज़ायर कुछ और थी, लेकिन हो कुछ और रहा है, तो उस केस में क्या करना है? आपको मॉनिटर बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि दिक्कत आ कहाँ पे रही है। हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए 2 दिन 4 दिन का फ्री टाइम लेंगे, क्योंकि जब आप प्रेशर में काम कर रहे होते हो, जब आप या ज़्यादा खुशी में काम कर रहे होते हो, तो आप समझ नहीं पाते। तो 1-2 दिन प्रोजेक्ट को होल्ड करके थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे ये इशूज़ बन रहे हैं, तो इसको कैसे मैं मॉनिटर करूँ, कैसे मैं कंट्रोल करूँ, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट 8 था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर क्या बोलता है? मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट। मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट। अब ये बहुत क्रिटिकल मतलब टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो बजट के लिए जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे बंदों को हायर करके रखती है, जो उनको बजटिंग बताती है, कहाँ कितना पैसा कहाँ लगना है, कैसे लगना है ना, क्यों लग रहा है, वो बहुत सारी इंक्वायरीज होती है। फिर वो अप्रूवल के लिए जाता है बजट, यानी कि भाई अगर बजट जेन्युइन है, पैसा वहाँ पे लगना चाहिए तो बजट पास होता है, अदरवाइज वो बजट रुक जाता है। लेकिन जब कोई छोटा स्टार्टअप होता है, जब कोई बच्चा नया स्टार्टअप करता है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती, वो इंडिविजुअल ही अपना बजट मैनेज करता है। इंडिविजुअल मतलब कैसे? जैसे किसी बच्चे ने 2-3 लाख रुपए से कोई अपना स्टार्टअप करने की शुरू की, तो उसको नहीं पता भाई, उसको बेसिकली ये चीज़ें पता है कि उसको कितने पैसे का माल खरीदना है और कितने पैसे को अपने पास रखना है ताकि बैकअप बना रहे, और 2-3 महीने झेलने के लिए या 6 महीने झेलने के लिए बैकअप बना रहे, और कोई प्रॉब्लम्स आए तो उससे निकलने के लिए भी थोड़ी घनी प्लानिंग वो बच्चा रखता है। ठीक है, तो बजट का जो भी हिसाब किताब है वो आपको बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। और अगर मान लो सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ भी जाती है
तो आपके पास, जैसे मैंने पहले क्रिटिकल पॉइंट में बताया था कि प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कौन कर रहा है। वो हो सकता है पैसे से हो कि कोई बंदा आपके साथ लग जाए विदाउट पैसे के, या फिर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आपको मैनेज करना है बजट को बहुत अच्छे से। जहाँ पे पैसा लग रहा है, अगर ज़रूरी है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ अगर डेफर कर सकते हो ना आप, कि भाई इग्नोर कर सकते हो, अभी इस प्रोजेक्ट में इस पैसे की, इस एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, 2 महीने बाद होगी तो 2 महीने बाद हम बजट पास करेंगे, अभी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बजट को बहुत अच्छे से, अपने प्रोजेक्ट के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेन कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये थोड़ा से हाई लेवल की चीज़ हो जाती है, बट मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखो, ये जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो हर चीज़ को जो है ना मेंटेन करके रखती है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का पीओ 10 रुपये का बन गया तो माल 10 ही रुपये में आएगा, वो 11 रुपये नहीं देंगे, 50 पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, है ना। तो ये बजट का पार्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी बातचीत कर रहे हो, चाहे वो अपने स्टेक होल्डर से कर रहे हो या अपने वेंडर से कर रहे हो, या प्रोजेक्ट में कुछ और सोर्सेज है, रिसोर्सेज है जिनके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो कम्युनिकेशन का गैप कभी नहीं होना चाहिए। उसमें कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए, सीधे शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए, और सबको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा मिली हुई है, ये एसओपीज कंपनी के द्वारा मिला हुआ है, तो इसको हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, अब इसमें कम्युनिकेशन, इसमें कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। जब आप चाहे छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो या बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवाइडर मैनेजमेंट। प्रोवाइडर मैनेजमेंट में क्या आते हैं, जो आपको चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। भाई इसमें अलग अलग चीज़ें हो जाती है, जैसे कोई आपको लेबर दे रहा है, कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, कोई आपको सर्विसेज दे रहा है, कोई आपको कुछ दे रहा है, कोई आपको कुछ दे रहा है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोवाइडर है आपके, उनका भी एक कम्प्लीटली उसको भी मैनेज करके रखना है, उसको भी अपने मैनेजमेंट का छोटा सा हिस्सा बनाना है, ताकि आपकी समझ में आए, आप बहुत ध्यान से समझ पाए इस चीज़ को कि भाई जो मेरे प्रोवाइडर है उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। जबकि इसका जो है ना पार्ट 2 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट 2 है, उसमें आपको इन चीज़ों की प्रॉपर क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसके जो नियर बाई जो प्रोजेक्ट 2 हमने लॉन्च किया है मैंने, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें इन सब चीज़ों की आपको बहुत डीपली नॉलेज होने वाली है, मतलब बहुत गहराई से। अब 12वें पॉइंट पे चलते हैं। जो 12वां क्रिटिकल पॉइंट है वो है कंट्रोल क्लोजर। कंट्रोल क्लोजर मतलब हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, जब आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो तो कभी भी उसको जल्दबाजी में छोड़ के मत जाना, जोश जोश में। जोश जोश का मतलब होता है कि एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म होने से पहले ही 1 घंटा या 2 घंटे पहले लोगों के पास मैसेज पहुंच जाता है कि अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ आप इंजॉय कर सकते हो, जो करना हो कर सकते हो, अब इस पर काम चलेगा, अब इस प्रोजेक्ट पे आगे काम होगा, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको हैप्पी एंडिंग करनी है। मतलब प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई भी काम छूटा हुआ ना रह जाए गलती से भी, कि भाई आपको कोई मशीन कसनी है ना, बोल्ट लगाना है, और आपको पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो आपने नट ही नहीं कसा। मशीन का कोई नट कसना है, आप कोई मशीन बनाते हो, है ना, आपका कोई प्रोजेक्ट है कि भाई आप कुछ असेंबल करने वाला काम करते हो, आपके प्रोजेक्ट में कोई असेंबल करने वाला काम आता है, और आपने सोचा कि यार चल कंप्लीट हो गई और उसको छोड़ के चले जाओ। या फिर एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो राजनीति की पार्टी होती है, जो राजनीति पार्टी होती है, वो जश्न पहले ही मनाना शुरू कर देती है, यानी कि एटलीस्ट 24 घंटे पहले। या हमारे देश में आपने देखा होगा
वर्ल्ड कप क्रिकेट का जुनून बहुत ज़बरदस्त रहता है। क्रिकेट मैच जीत से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते। जैसे ही उन्हें लगा ना कि अब तो हम जीते पड़े हैं, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, अब तो हम जीते पड़े हैं, और वो जश्न पहले ही मनाना शुरू कर देते हैं। मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, हैप्पी पहले ही हो गई भाई। उससे पहले लास्ट स्टेज तक, लास्ट मिनट तक, बल्कि लास्ट जब वो प्रोजेक्ट हैप्पी एंडिंग हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद 1-2 मिनट शांति से बैठ के, उसके बाद आप जो भी आपको हैप्पी एंडिंग करनी है, जो भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वो करके वहाँ से निकले बहुत अच्छे से। जल्दबाजी में कोई भी काम इनकम्प्लीट छोड़ के कभी मत जाना किसी भी प्रोजेक्ट का। कई कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे करते हैं कि भाई मान लो किसी को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, अब रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, उसने पूरी 50 किलोमीटर की सड़क एकदम बेहतरीन बना दी। अब किसी बंदे ने आया कोई वेरिफिकेशन करने, अब वेरिफिकेशन करने के बाद उसने बोला जी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1-2 किलोमीटर की सड़क है या फिर 200 मीटर 300 मीटर की सड़क वो पेंडिंग है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने अपने साइन कर दी, क्योंकि खुश हो गया, वो देख लिया भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट पे साइन हो गई। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो चाहे 100 मीटर का हो या 200 मीटर की सड़कें, वो रुक गई वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर ने यार प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेबर को बता दिया, सबको बता दिया कि कल से उस साइड पे जाना नहीं, सब कंप्लीट हो चुका है। अब उस हिस्से का क्या जो इनकम्प्लीट है, वो यात्रियों को भी परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो पूरी रोड का तो मजा लेते हुए जाएंगे लोग, लेकिन लास्ट में जाके जब उन्हें वो 200 मीटर 300 मीटर की सड़क में गड्ढे वो मिलेगा ना, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट की हैप्पी एंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोजेक्ट को जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो उस जश्न को, उस जीत को, तब तक उसको कभी भी क्लोज मत करना गलती से। तो ये 12 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको सिखाया, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 12 क्रिटिकल पॉइंट्स और 5 स्टेप्स, इनको दोबारा सुन लेना बहुत ध्यान से। जब भी आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो, तो आप अगर आपका काम प्रोजेक्ट बेस है, चाहे वो आप घर बना रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो A to Z जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना, तो आपको इन 5 क्रिटिकल स्टेप्स का, सबसे पहले जो मैंने 3rd स्टेप बताए थे, जो मैंने 3 स्टेप बताए थे कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन 3 का ध्यान रखना। उसके बाद ये 5 स्टेप जब आप क्रिएट कर रहे होते हो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट, तो इन 5 स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना। उसके बाद आप ये 12 स्टेप फॉलो करते हो जो कि मैंने आपको अभी बताए। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से डीपली बताएं, तो मैं वो भी आपके साथ कर दूँगा, मैं दोबारा बता दूँगा आपको, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अब हम चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में क्या है, हाउ टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट। ये जो पॉइंट आपने सीखे ना, जो इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें आपने सीखा था सिंगल प्रोजेक्ट को मैनेज करना, यानी कि एक प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, किन किन पॉइंट्सों का आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन चैप्टर 9 में जो आप सीखने वाले हो, वो सीखने वाले हो कि हाउ टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे नौकरी करते होंगे, जॉब करते होंगे, आपने देखा होगा कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, इस तरीके से कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। अब वो प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है, जो मेन जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट को मैनेज करता कैसे है, क्या स्किल्स उसके अंदर होती है, क्या पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं, क्या इन चीज़ों का ध्यान वो रखता है ना। जैसे एक कंपनी का मालिक एक जगह बैठ के 4 कंपनी चला लेता है, क्यों चला लेता है? क्योंकि उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेज करने की स्किल उसके अंदर है, उसको पता है कि मुझको मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर होने वाला, तो इसको गलती से भी मिस मत करना कि हाउ टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट। मल्टीपल प्रोजेक्ट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ बिजनेस के इस बेहतरीन लर्निंग में, और मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ चैप्टर 9, जो कि आपको कल डिलीवर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।